अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एचएस और आज की वीडियो में मैं स्किन रेमेडीज़ या जो डीआईवाई रेमेडीज़ या जो टोटके ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं उनकी हकीकत बताने वाली हूं कि एज अ डॉक्टर मैं अपने नॉलेज से आपको बताऊंगी कि क्या ये जो रेमेडीज़ टोटके आप इस्तेमाल करते हैं कि आपको वाकई आपकी स्किन को फ़ायदा देते हैं या नहीं देते, और उसके पीछे लॉजिक क्या है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ स्किन केयर टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आपकी स्किन पर जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको टारगेट करके अपनी स्किन के जितने भी इशूज़ हैं उनको खुद घर में रह के उनको सॉल्व कर सो आपने मेरी पूरी वीडियो को देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास जो भी नई वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते हैं कि आप घर में जो भी नींबू पड़ा है, टमाटर पड़ा है, मिर्चें पड़ी हैं, जो भी पड़ा आपके फ्रिज में, आप उनको मिक्स एंड मैच करें, अपने स्किन पर लगाना शुरू कर दें। आप दूध लगाएं, कच्चा दूध लगाएं, इसमें लैक्टिक एसिड होता है और इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। तो आप जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं रेमेडीज़ में। तो अब मैं बताती हूँ इन चीज़ों की हकीकत क्या है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझें, बेसिक चीज़ है। हमारी स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। मेन लेयर्स जो है ना वो 3 होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, ये जो 3 लेयर्स हैं इनकी आगे फर्दर जो सब डिवीज़न है ना वो 7 लेयर्स में की गई है। आगे जो इसकी 3 तहों के अलावा 7 तहें मज़ीद होती हैं। ठीक है, जिसमें स्ट्रेटम लेयर्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मैं अपना मेडिकल नॉलेज तो नहीं आपके साथ शेयर करने वाली, लेकिन ये कि आप ये समझ लें कि इन 3 के आगे फर्दर 7 सब डिवीज़न होती हैं। तो और अगर आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट लगाते हैं अपनी फेस पे तो वो आपको एब्जॉर्ब होने में, आपकी स्किन में जज्ब होने के लिए उसको 40 मिनट से 60 मिनट्स यानी कि आपको 1 घंटा चाहिए होता है। आप जो भी प्रोडक्ट फेस पे लगाते हैं उसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब होने के लिए आपकी स्किन पे। अब आप जितनी भी डीआईवाई रेमेडीज़ देख लें जिसमें आपको बताया जाता है कि नींबू का रस लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, ये सारी चीज़ें जो आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर पे या मैक्सिमम सेकंड लेयर तक जाती हैं। 10 से 15 मिनट का आपको ये टोटका होता है जो आपने इस्तेमाल करना होता है। अब होता क्या है, हम इन टोटकों के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे अपने फेस पर लगा लेते हैं जो आपके फेस की जो पीएच है, जो आपके स्किन की जो नॉर्मल पीएच होती है, जो हमें बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अंदर जाने से रोकती है, उसको डिस्टर्ब कर देती है। यानी कि वो 10-15 मिनट का जो टोटका या जो रेमेडी आपने अपने फेस पे लगाई है उसने पहली 1-2 जो लेयर्स हैं फेस की, स्किन की, उसमें इतनी गड़बड़ कर दी है कि वो जो नीचे वाली जो स्किन की लेयर्स है ना उनको प्रोन कर देती है कि उनमें इन्फेक्शन ईजिली जा सकें, आपकी स्किन का जो आगे से पहले से भी ज़्यादा जो है ना वो बेड़ा गर्क हो सके। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जिसमें नींबू का रस बहुत सारी रेमेडीज़ में यूज़ किया जाता है कि आपकी एक्नी है तो आप नींबू का रस लगाएं। इसमें विटामिन सी होता है, नो डाउट विटामिन सी होता है, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, एक बेहतरीन सोर्स है विटामिन सी का लेमन, लेकिन वो खाने के लिए होता है क्योंकि उसकी जो पीएच होती है वो 2 to 3 होती है। ठीक है, और हमारी स्किन की जो पीएच है वो 4 to 5 होती है। तो मतलब कि वो हमारी स्किन से ज़्यादा एसिडिक है। जब आप इसको स्किन से कि नॉर्मल पीएच से ज़्यादा एसिडिक चीज़ लगाएंगे तो वो क्या करेगा, आपके जो स्किन के लेयर्स हैं ना उनके बैरियर को डैमेज कर देगा, आपकी स्किन के जो बैरियर है उनको डिस्टर्ब कर देगा। तो वो जो आपको फ़ायदा है ना वो फ़ायदा की बजाय नुकसान में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वक्ती तौर पे वो 1-2 लेयर में जाएगा, आपको लगेगा कि आपकी स्किन पे बड़ा ग्लो आ गया है या बड़ा ये वो शाइन आ गई है, क्योंकि अभी वो प्रोडक्ट गई होती है। प्रोडक्ट को जाने में, अंदर काम करने में कुछ घंटे, कुछ टाइम लगता है। सो वो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देना शुरू हो जाएगी। और अल्लाह अकबर, मैंने कुछ रेमेडीज़ ऐसी देखी हैं कि आपको बेकिंग सोडा, विनेगर, सिरका मुँह पे लगाएं, बेकिंग सोडा। और एक इन्फ्लुएंसर ने अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में एक सोडियम समथिंग था, मुझे नाम उसका भूल गया, मैंने वो रेमेडी देखी थी। सच में वो जो प्रोडक्ट थी ना उसका, जिसका वो पाउडर बता रही थी और वो आपको दराज के लिंक भी बता रही थी, वो कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो पाउडर। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स में वो इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको दाने मारने के लिए बता रही थी वो। अब चेक करें आप, इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल जो कीड़ों को जान से मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या वो आपकी स्किन पे दानों को नहीं मारेगा? मारेगा, लेकिन जब मारने के बाद वो क्या करेगा फिर ये आपको भी नहीं पता और उस जिसने बताया ना उस बाजी जी को भी नहीं पता। अब एक बहुत कॉमन टोटका है जी, कच्चा दूध मुंह पे लगाएं या उससे क्लींजिंग करें रॉ मिल्क से
देखें उसमें लैक्टिक एसिड होता है। बहुत से लोग सोचेंगे कि दूध में तो लैक्टिक एसिड होता है, हम लैक्टिक एसिड के सीरम इस्तेमाल करते हैं, वो भी दूध से बनते हैं। डेफिनेटली वो से डिराइव्ड किए जाते हैं। जो दूध में लैक्टिक एसिड होता है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल है उसका साइज़ ऐसा है, वो इतना बड़ा है कि वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कुछ थोड़े टाइम के लिए आपकी स्किन स्मूथ हो जाए। वो स्मूथ भी कैसे हो जाए, क्योंकि आपने क्लींजिंग की, अपनी स्किन को रगड़ा है थोड़ी देर, ठीक है, उसके बाद आपने पानी से धोया है या किसी फेस वॉश से किया है, तो आपको स्किन थोड़ी देर के लिए साफ साफ लगना शुरू हो जाए। और जो एक्ने प्रोन की स्किन वाले हैं वो तो इस तरह का कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करेंगे ना, उनके पोर्स जो है उनके मसाम बंद हो जाएंगे, क्लॉक्ड हो जाएंगे, और उनको बाद में दाने बनेंगे ही बनेंगे। सो ये दूध लगाना और ये लगाना, इन चीज़ों का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वक्ती चमक है, ठीक है। वो और इतनी 10-15 मिनट के एक टोटका ना तो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होता है, हाँ ऊपर की आपकी जो स्किन की 2-3 लेयर्स है ना उसको डिस्टर्ब करके ज़रूर जाता है। अब जैसे कुछ रेमेडीज़ हैं उनको मैं सपोर्ट करती हूँ, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी होती है, या जो कुछ लोग बेसन का बना के लगाते हैं। देखिए वो फिर भी समझ लगती है, क्योंकि जो मुल्तानी मिट्टी है वो आपके जो ऑयल होता है आपकी जो पहली लेयर पे या दूसरी लेयर पे आया था उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट्स इट, उसका यही काम है और कोई काम नहीं है, वो कर लेगा, उसका कोई नुकसान भी नहीं है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप ये कहें कि जैसे कुछ लोग जो है ना वो बेसन का बना के फेस पर लगा के उसको आधा घंटा छोड़ के वो उसको कड़क पापड़ करके फिर उसके बाद उसको रगड़ना शुरू कर दें, तो वो आपकी स्किन में एब्रेजन्स बना देता है, टीयर्स बना देता है, वो वाले जो ज़ख्म जो आपको अपनी आंखों से नज़र नहीं आते, ठीक है, लेकिन जब आप उसको एक माइक्रोस्कोपिक देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। और जब डेफिनेटली जब एक टीयर आता है, एक वुंड आता है, एक ज़ख्म आता है, तो फिर उसको हील होने में पूरा प्रोसेस होता है, फिर उसमें कुछ ज़ख्म निशान भी छोड़ जाते हैं। सो इसलिए आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब अगला सवाल बहुत से लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हमारी नानियाँ दादियाँ तो जो हैं वो यही टोटके करती थी, वो तो बड़ी फ्रेश और ग्लोइंग होती थी, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए उस ज़माने को और इस ज़माने को समझने की कोशिश करें। वो टाइम वो वक्त वो वाला था जिसमें हर चीज़ साफ़ सुथरी होती थी, उनका खाना पीना ताज़ा होता था, ताज़ी सब्जियां, साफ़ पानी से बनी हुई, दूध, मक्खन, दही, फिर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी होती थी कि वो मतलब घर के काम कर रही हैं, बाहर कर रही हैं, घर के काम में भी वो हाथ से वो जो लस्सी बनाती हैं और इस तरह की उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, सही है। तो वो जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, जब और ब्लड जो है ना वो आपकी बॉडी के एक एक कोने में जाता है, ठीक है, एक चप्पे में जाके अपना काम करता है। तो डेफिनेटली जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है तो वो आपकी जो स्किन और हर चीज़ हेल्थ ऑटोमेटिकली बेहतर होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, सारा दिन ऑफिस वर्क करना होता है या घर में थोड़ा बहुत फीमेल्स काम करती हैं, सफाइयों के लिए हमने गाँव वालियाँ रखी हुई हैं, या अगर करनी भी है तो छोटे छोटे घर हैं। उसके बाद हमारा खाना पीना कितना है, किस पानी से सब्जियां बनती हैं, और दूध वो पानी वाला होता है, हर चीज़ में मिलावट है। इस चीज़ से आप लोग भी एग्री करेंगे। तो वो हमारे पास वो खालिस ग़ज़ाएँ, वो खालिस काम और वो हर चीज़ हमारे पास नहीं है। फिर दूसरा, उस ज़माने में एयर पोल्यूशन, हवा में आलूदगी बिल्कुल नहीं होती थी तो बहुत कम होती थी, फैक्ट्रीज नहीं होती थी, इतना धुआं नहीं होता था, इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी। आप तब की ओजोन लेयर और अब के ओजोन लेयर का लेवल चेक कर लें, ठीक है। और अब हवा में इतनी पोल्यूशन है, अब कितनी स्मोक होती है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो तो हर तरफ धुंधला सा होता है। ये सारी चीज़ें आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपकी स्किन पे इफेक्ट करते हैं, जो आपकी हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं, ओवरऑल आपके पूरे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। अब अगर इसी तरह बात करें तो पहले ज़माने में तो लोगों की हाइट भी बहुत लंबी लंबी होती थी। हम भी तो उन्हीं जीन से, जेनेटिक्स से चलते आ रहे हैं ना, हम लोगों की वो हाइट वो नहीं है। वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती है, तो फिर आप लोग भी इस बात को समझे कि वो लोग प्लस उनकी खाना पीना, डाइट, एक्सरसाइज, हर चीज़ इस तरह की थी, उनको इतने स्किन प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। लेकिन हमारी हर चीज़ उसके ऑपोजिट है। सो फिर हमें अगर हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंज आया तो क्यों नहीं फिर हमें अपनी स्किन केयर में और इन चीज़ों में क्यों नहीं मॉडिफिकेशन करनी। इस पर हमने वही टोटकों पे रहना है। तो ये बात अपने माइंड से निकाल दें कि उन लोगों को टोटके को असर होता था और हमें नहीं होता, क्योंकि उनको टोटके एक्स्ट्रा फैक्टर थे, उनकी हर चीज़ इतनी प्योर होती थी कि उनको टोटके ना भी लगाएं तो वो माशाल्लाह वैसे ही सारी बहुत खूबसूरत होते थे। तो हमें जो है ना, हमें बहुत सारे डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें उसके हिसाब से फिर अपने हथियार भी बनाने हैं। अब मैं कुछ स्किन केयर टिप्स की बात कर देती हूँ जो आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको कैसे पता चले कि हमने अपनी स्किन को कैसे ठीक करना है। देखिए, अब पहले अपनी स्किन को ना, अपने प्रॉब्लम्स को एनलिस्ट करें, एक लिस्ट बनाएं अपने स्किन के, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स, आपके छाइयाँ हैं, आपके दाने हैं, आपके एक्ने स्कार्स हैं, क्या क्या हैं, उन सबको लिख लें। लिखने लिए तो अपने जहन में एक उनकी लिस्ट बना लें, ठीक है। और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ प्रोडक्ट, ये भी ले लो, वो भी ले लो, इस तरह ये लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक टारगेट बनाया अपनी स्किन का, जैसे फ़र्ज़ करें आपके फेस के ऊपर छाइयाँ बनी हुई हैं, ठीक है। आपने पहले कहना है, सोचना है कि मैंने इन छाइयों को टारगेट करना है, इनकी मेडिसिन लेनी है और इनको ठीक करना है। आप उसकी
ट्रीटमेंट को फॉलो करना शुरू करें, उसकी रूटीन्स को, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पे भी वीडियोस देख सकते हैं, उस रूटीन्स को फॉलो करना शुरू करें, उस चीज़ को टारगेट करें। जब वो बेहतर होने लग जाए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, डिपेंड करता है आपकी हाइपर पिगमेंटेशन या छाइयाँ कितनी हैं, जब वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाए, आपको लगे कि बेहतर हो रहा है, तो आप नेक्स्ट टारगेट कर लें। अगर आपके एक्नी है, अगर आपके दाने हैं, तो आप दानों के जो स्कार्स, एक्नी स्कार्स बनते हैं, उनको ठीक करने से पहले अपनी एक्नी को ठीक करें। एक्नी ठीक करें, जब उसका 2-3 महीनों का जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा जो ट्रीटमेंट है, उसके बाद आप अपनी एक्नी स्कार्स की तरफ चले जाएं। तो आपको इस तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 बाय 1 हर इशू को टारगेट करें, ताकि आपके बजट में भी वो चीज़ें रहें और आपकी स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो भी ठीक हों, ताकि आपको पता चले कि आपको इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एकदम आप टारगेट करेंगे या भरमार करेंगे ना चीज़ों की, तो आपको कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी, आपको समझ ही नहीं लगेगी कि क्या चीज़ मेरी ठीक हो रही है, क्या ख़राब हो रही है। जब आप अपनी स्किन के सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके ठीक कर लेंगे, फिर उसके बाद एक बेसिक सी रूटीन को फॉलो करें, जिसमें मॉइस्चराइज़र होता है, क्लींजिंग होती है, सनस्क्रीन होता है। ये 3-4 चीज़ें बेसिक होती हैं जो आपने लाइफ टाइम करनी होती हैं, और आपकी स्किन जो है ना, वो बहुत अच्छी रहती है। देखिए, स्किन की भी नीड है, जैसे खाना हमारे बॉडी के लिए एनर्जी की नीड है, इसी तरह स्किन की लेयर्स है, उनकी भी नीड है, उनको भी हाइड्रेशन चाहिए, उनको भी मॉइस्चराइज़र चाहिए, क्योंकि वो भी बेचारी हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो है ना बर्दाश्त करती हैं। जितने हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, उसको वो भी बर्दाश्त करती है, तो उनको भी केयर चाहिए होती है। सो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी क्लियर करूँ, क्योंकि बहुत से आप में से भी बहुत से लोगों के ये माइंड में होंगे। होप सो कि आपको DIY रेमेडीज से रिलेटेड या स्किन केयर से रिलेटेड जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो एक सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी खुश रहें, खुश रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।